और शहरियत कानून के हवाले से तेलंगाना से बड़ी खबर। आज तेलंगाना असेंबली में सीएए के खिलाफ पेश की जाएगी करारदाद। तेलंगाना असेंबली सेशन का है आज आखिरी दिन, तो बजट सेशन चल रहा है, आज आखिरी दिन है। शहरियत कानून के हवाले से तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है। आज तेलंगाना असेंबली में सीएए के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। तेलंगाना असेंबली सेशन का है आज आखिरी दिन। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से, यहाँ शहरियत कानून के हवाले से करारदाद पेश की जानी है। सीएए के खिलाफ पेश की जाएगी करारदाद। तेलंगाना असेंबली सेशन का, बजट सेशन का आज आखिरी दिन है और आज सीएए के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अनीस उर रहमान से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनीस, आज तेलंगाना में बजट सेशन का आखिरी दिन है, सीएए के खिलाफ करारदाद पेश की जानी है, क्या उम्मीद है करारदाद पास हो जाएगी? जी बिल्कुल आजम, क्योंकि टीआरएस हुकूमत ने अपने काबीना में पहले ही इसको जो है करारदाद को मंजूर कर दिया था। आज चूंकि कोरोना से मुताल्लिक खदशात के पेश नज़र जो असेंबली का जारिया जो बजट इजलास है उसको 2 दिन पहले ही खत्म करने का फैसला किया गया है। तो आज आखिरी दिन है, तो 11 बजे दिन ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही तवक्को है कि सियासती हुकूमत इस करारदाद को पेश करेगी। इसमें जो बजट जो इंटरनेट पर इसका आज का जो एजेंडा पेश किया गया है उसमें बाकायदा सीएए के साथ एनपीआर और एनआरसी भी दर्ज है। तो समझा जा रहा है कि आज सुबह सबसे पहले जो है इसी पर करारदाद पेश की जाएगी और उसके बाद मुबाहस होंगे और इसको तवक्को है कि इसको इस करारदाद को मंजूर कर लिया जाएगा। एक सीधा और जानना चाहेंगे, आपने जिक्र किया एनपीआर का, तो एनपीआर भी 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो किस फॉर्मेट पर होगा? इस ताल्लुक से भी क्या कुछ बात हो सकती है? 2010 के फॉर्मेट पे होगा या 2020 के फॉर्मेट पे होगा? देखिए, ये आज 11 बजे के बाद जो करारदाद पेश की जाएगी उसके बाद उस पर मुबाहस होंगे, तो हो सकता है इस पर जो है सवालात भी पूछे जाएंगे। तो आज शायद इस पर भी जो है क्लैरिटी आएगी कि हुकूमत इस पर अपना क्या नुक्ता नजर रखती है और वो किस तरीके से जो है एनपीआर को लेकर अपना कोई फैसला लेगी, वो आज शायद असेंबली में वाज़ेह हो जाएगा। आजम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी असेंबली की, तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि शरीयत कानून के हवाले से तेलंगाना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तेलंगाना असेंबली में सीएए के खिलाफ करारदाद पेश की जानी है। तेलंगाना असेंबली सेशन का, बजट सेशन का आज आखिरी दिन है। और इस वक्त और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जारी पार्लियामेंट इजलास की मुद्दत कम की जाए। कोरोना वायरस के मुमकिन खतरे और भीड़ भाड़ के पेश नज़र अपोजिशन का मुतालबा। तृणमूल कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने कहा, पार्लियामेंट अहाते में भीड़ होती है, रोजाना 7,000 अफराद पार्लियामेंट देखने आते हैं। अरकान पार्लियामान, अफसरान, सिक्योरिटी अमला, दीगर अफराद यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जारिया पार्लियामेंट इजलास की मुद्दत को कम करने की मांग की गई। कोरोना वायरस के मुमकिन खतरे और भीड़ भाड़ के पेश नज़र अपोजिशन का ये मुतालबा है। तृणमूल कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि पार्लियामेंट अहाते में भीड़ होती है, रोजाना 7,000 अफराद पार्लियामेंट देखने आते हैं। अरकान पार्लियामान, अफसरान, सिक्योरिटी अमला, दीगर अफराद भी मौजूद रहते हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां हमारे नुमाइंदे अनूप इस वक्त जुड़े। अनूप, पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही है, पार्लियामेंट इजलास जारी है, इसके मुद्दत को कम करने की बात की जा रही है। अपोजिशन ने यह सवाल किया है कि इसकी मुद्दत को कम किया जाए कोरोना वायरस को लेकर, तो क्या इस पर सरकार गौर कर सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर विजिटर्स भारी संख्या में आते हैं और जिस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है, इसके मद्देनज़र जो है वो पार्लियामेंट सेशन को थोड़ा कम किया जाए। हालांकि आपको बता दूं कि बजट सेशन का दूसरा भाग है, काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि गिलेटिन पास कराना होता है, बजट पास कराना होता है, कई ऐसी संवैधानिक औपचारिकताएं हैं जिसको पूरा करना कह सकते हैं अति आवश्यक है, किसी भी तरीके से करना ही पड़ता है। केवल डेरेक ओब्रायन ही नहीं, इससे पहले विजय गोयल ने भी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी इस बात की अपील लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से उन्होंने की थी कि कोरोना वायरस को देखते हुए जो बजट का दूसरा भाग है, सत्र है, उसको कम किया जाए और जल्द से जल्द जो महत्वपूर्ण कार्रवाई है सदन के उसको पास कराया जाए, उसको पूरा कर लिया जाए और उसके बाद
सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाए। लेकिन इस बीच देखिए लोकसभा सेक्रेटेरिएट और राज्यसभा सचिवालय लगातार इसको लेकर के सतर्क है और हमने देखा कि पिछले सप्ताह ही जो विजिटर्स आते हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। विजिटर्स अब पार्लियामेंट नहीं पहुंच सकते हैं, उनको पूरी तरह से रोक दिया गया है। हाँ, इक्के दुक्के जो बहुत ज़रूरी काम के लोग हैं वो मंत्री स्तर के लोग ही उन्हें बुला सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एहतियात के तौर पर जो लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय है वो पहल ले रहा है। लेकिन जहां तक पूरे चूंकि देखिए संसद सत्र चलता है तो हजारों की संख्या में 700 से ज़्यादा सांसद हैं जो यहाँ आते हैं। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट के लोग आते हैं, तो एक बड़ा जमावड़ा तो जरूर है। जाहिर सी बात है इस पर सरकार को, लोकसभा सचिवालय को, राज्यसभा सचिवालय को फैसला लेना है। महत्वपूर्ण विधायी काम भी हैं जिसको पूरा करना है। देखना होगा कि कब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। जाहिर सी बात है ये जो कोरोना वायरस का मसला है वो अति संवेदनशील है। बिल्कुल अनूप, अपोजिशन ने इसको मांग की है, सत्र को कम करने की मांग की है, छोटा करने की मांग की है। सरकार की तरफ से क्या कोई रिएक्शन आया अभी? नहीं, देखिए सिर्फ अपोजिशन मांग नहीं कर रही है। मैंने वही चीज आपसे कहा कि विजय गोयल ने भी बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी मांग की है। हरसिमरत कौर को हमने देखा, उन्होंने भी ये कहा है। देखिए कोरोना वायरस कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर के यहाँ पे राजनीति का विषय नहीं है। ऐसे में सांसद कहीं ना कहीं इस बात को, क्योंकि बड़ी गैदरिंग होती है, तमाम लोग पहुंचते हैं पार्लियामेंट सत्र के दौरान। हालांकि विजिटर्स को जरूर रोका गया है लेकिन लोग तो पहुंचते ही हैं विधायी कार्य को लेकर। तो ऐसे में ये जरूर है, लेकिन महत्वपूर्ण विधायी काम भी है। फाइनेंस बिल पास कराना है आपको, बजट पास कराना है, गिलेटिन है, ये अति महत्वपूर्ण काम है। अगर इसको नहीं पास कराया जाता है तो बहुत से काम ठप पड़ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये सारे काम अगर पूरे कर लिए जाते हैं तो संभावना है कि सत्र को छोटा कर दिया जाए। चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। एक और बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की वजीर आला जगन मोहन रेड्डी चिरागपा मुकामी इदारे जात के इंतखाबात मुलतवी होने पर बरहमी जाहिर की। इलेक्शन कमिश्नर पर अपोजिशन के इशारों पर नाचने का उन्होंने इल्जाम लगाया। कहा चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन कमिश्नर एक ही जात के। आंध्र प्रदेश चीफ सेक्रेटरी ने रियासती इलेक्शन कमिश्नर को लिखा खत, इंतखाबात मुलतवी करने का हुक्मनामा वापस लेने की मांग की। पहले से तय शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कराने की मांग। रियासत में कोरोना का सिर्फ एक केस है, रियासत में इमरजेंसी सूरत हाल नहीं, चीफ सेक्रेटरी ने ये बात कही। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी चिरागपा हैं। मुकामी इदारे जात के इंतखाबात मुलतवी होने पर उन्होंने बरहमी जाहिर की। इलेक्शन कमिश्नर पर अपोजिशन के इशारों पर नाचने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इसहाक से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। इसहाक, मुकामी बल्दिया इंतखाबात होने वाले थे मुकामी इदारे जात के, उस पर भी आंध्र प्रदेश में इस वक्त सियासत हो गई अपोजिशन और सरकार के बीच में। हाँ, अगर हम देखा जाए तो इलेक्शन जो लोकल बॉडी इलेक्शन है जहाँ वो कल जो कोरोना के मद्देनजर जो मुलतवी की उसको पॉलिटिकल जो है गर्मी ज्यादा हो गई, जो राजनीतिक गर्मियाँ कल जो है ना डायरेक्ट जगन एपी जगन ने निशाना लगाया कि जो टीडीपी के सभी वजीर आजम है जो चंद्रबाबू नायडू उसको लगाया। उसके बाद जो है ना कल शाम तक दूसरे पार्टी जो जनसेना सीपीआई और सभी लोग ने जो इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन लिया उसको सही बताया। और दूसरी तरफ जो है कल शाम को जो है ना चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर लिखा जो इलेक्शन कमीशन जिसमें बताया गया है कि इतनी हेल्थ इमरजेंसी जितनी की वो हाउस है वो उतनी नहीं है, पूरे कंट्रोल में है। जो कोरोना वायरस के लिए जो एहतियात बरते गए वो सभी पूरे अच्छी तरह से बरते गए। हर जगह जो है ना पूरे आइसोलेटेड वार्ड और जो सरकारी हॉस्पिटल और दूसरी जो है और प्राइवेट हॉस्पिटल से जहाँ जहाँ पूरे है। विजयवाड़ा और जो तिरुपति में जो लैब है वहाँ पे पूरे टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ऐसा देखा जाए तो कल एक दिन में पूरे 7 ऐसे और नए केस जो है ना कोरोना के लक्ष्य में जो है वो बाहर पड़े, ये एक गंभीर रूप से देखा जाएगा। और दूसरी जो इलेक्शन कमीशन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रमेश कुमार ने कहा था कि जो मरकजी हुकूमत की तरफ से जो हेल्थ इमरजेंसी और जो स्टेट में जो है ना हेल्थ इमरजेंसी का माहौल है उसके मद्देनजर हमने ये डिसीजन लिया था वो पूरे। लेकिन और दूसरी तरफ जो कल जो जगन मोहन रेड्डी या ये चीफ सेक्रेटरी ने लेटर में बताया था कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन अगर हो जाते तो कंप्लीट हो जाते तो
लोकल बॉडी इलेक्शन के जो इलेक्टेड पर्सन है वो भी इस कोरोना के जो कैंपेन में है वो भी हिस्सा लेंगे। वो और दूसरी तरफ जो है सरकार को बड़ी तकलीफ है जो है ना, ये लोकल बॉडी इलेक्शन की जो मामला है 2-3 महीनों से पूरा ये कोर्ट में चल रहा है और किसी भी हालत में 31 मार्च के अंदर ये पूरा प्रोसेस करने पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड्स आने का है वो आएंगे बोल के दूसरी तरफ पता चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक इस तमाम जानकारी के लिए। आज भी कारोबार की शुरुआत अच्छी नहीं रही। एक मौके पर सेंसेक्स 2000 पॉइंट से ज्यादा लुढ़क गया था। फिलहाल सेंसेक्स 1700 पॉइंट जायद कम है। निफ्टी का भी हाल बुरा है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अनिल से, जो इस वक्त फुलान के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, लगातार कारोबार में गिरावट देखी जा रही है। आज भी सेंसेक्स 2000 पॉइंट से ज्यादा लुढ़क गया था। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये कोरोना वायरस की वजह से अभी भी निवेशकों में भरोसा जो है वो जत नहीं पाया है। तो ऐसे में जो निवेशक हैं अभी भी काफी घबराए हुए हैं। उनके बीच जो हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में जो सेंसेक्स का डाउन होना या निफ्टी का डाउन होना जिस तरह से हमने देखा पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। हालांकि फ्राइडे में हमने देखा कि एक बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा शेयर बाजार संभल गया था। और आज की अगर बात करें तो अभी भी शेयर बाजार सेंसेक्स भी जो है करीब 1650 और निफ्टी जो है करीब 450 के अंकों के साथ नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं अगर बात करें सबसे बड़े लूजर की बात करें कि कौन से कंपनियों की सबसे ज्यादा शेयरों की बिकवाली हुई है, तो सबसे ज्यादा अगर देखें तो अडानी पोर्ट्स है, इंडसइंड बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, जिनके शेयर 7 से 11% तक उनकी बिकवाली हुई है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया भी है लगातार देख रहे हैं कि कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में जो डॉलर के मुकाबले रुपया भी है वो 74.18 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बिल्कुल, कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट आ रही है, क्या उसका भी असर यहाँ पर देखा जा रहा है? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें हम देख रहे हैं कि 34 से 35 डॉलर प्रति बैरल के लिहाज से के स्तर से ये कारोबार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहा है। क्योंकि जो ओपेक कंट्रीज हैं, खास करके जो सऊदी अरबिया है या अन्य कंट्रीज हैं, दूसरी तरफ जो रूस है वो उत्पादन कटौती करने को तैयार नहीं है। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो डिमांड है वो काफी कम हुआ है। तो ऐसे में कोई भी उत्पादन कम करने को तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें लगातार घटती गई और जो निवेशक है खास करके उनमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट गया और इसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि बिकवाली जोरों पर चल रही है। जी चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी के लखनऊ होर्डिंग्स और पोस्टर मामले में आज योगी हुकूमत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है। आपको बता दें कि 9 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुजाहिरीन के पोस्टर हटाने का हुक्म दिया था। इस मामले में योगी हुकूमत और यूपी पुलिस की कोर्ट ने खूब सरजनिश की थी। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी हुकूमत को फटकार लगाई है और कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बदलने से इनकार कर दिया और मामला बड़ी बेंच के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश का सियासी ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 9 मार्च को शुरू हुए सियासी घमासान का क्लाइमैक्स आज देखने को मिल सकता है। हालांकि फ्लोर टेस्ट पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल गवर्नर लालजी टंडन ने फ्लोर टेस्ट का हुक्म जारी किया था, तो स्पीकर एनपी प्रजापति ने इस ताल्लुक से अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। कमलनाथ का कहना है कि सारे यरगमाल बनाए गए अरकान असेंबली को पहले रिहा किया जाए, फिर फ्लोर टेस्ट होगा। कांग्रेस के कदावर लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 अरकान के साथ कांग्रेस से अलग हो गए थे और वो 11 मार्च को बाज़ाब्ता बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस दौरान रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी खूब चली। सिंधिया के हामी अरकान बेंगलुरु रवाना हो गए, बीजेपी के अरकान असेंबली गुरुग्राम में क़याम पजीर हुए और कांग्रेस सरकार ने जयपुर में पनाह ली। अब सारे अरकान भोपाल वापस आ चुके हैं।
यस बैंक के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर राणा कपूर की आज ईडी की कस्टडी खत्म हो रही है। राणा कपूर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ख्याल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक के खराब माली हालत का हवाला देते हुए इस बैंक पर पाबंदी आयद कर दी है और खातेदारों को 50,000 रुपए से ज्यादा पैसे निकालने पर पाबंदी आयद कर दी थी। जुमे के रोज ही ICICI बैंक ने यस बैंक में 1,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान किया था ताकि बैंक को माली बहरान से बाहर निकाला जा सके। जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से दायर की गई पिटीशन पर आज साकेत कोर्ट में समाअत मुतवक्का है। दिल्ली पुलिस पर 15 दिसंबर को बिना इजाजत यूनिवर्सिटी में दाखिल होने, तलबा पर लाठीचार्ज करने और जामिया के इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद है। जामिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने साकेत कोर्ट में दायर अपनी पिटीशन में दिल्ली पुलिस पर FIR दर्ज करे और इस मामले की तफ्तीश का मुतालबा किया है। शुमाली दिल्ली के मशरक़ी इलाके में हुए तशद्दुद के सिलसिले में गिरफ्तार आपके साबिक लीडर ताहिर हुसैन की रिमांड की मुद्दत आज खत्म हो रही है। आज ताहिर हुसैन को दिल्ली के कड़कड़ डूमा कोर्ट में पेश किया जाएगा। ताहिर हुसैन पर IB अफसर अंकित शर्मा के कत्ल में मुलविस होने का भी इल्जाम है। ख्याल है कि दिल्ली तशद्दुद में 50 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि सैकड़ों जख्मी हुए थे, जबकि करोड़ों रुपए के इमलाक का नुकसान हुआ था। शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान IIT कानपुर में फैज अहमद फैज के नज्म हम देखेंगे पढ़ी गई थी, जिस पर बवाल हुआ था। मामले की जांच के लिए पैनल तश्कील दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक फैज के नज्म पढ़ने का मौका महल नहीं था। पैनल एहतजाज में शामिल होने वाले टीचरों और तलबा की काउंसलिंग का मशवरा दिया है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। कोरोना वायरस के ताल्लुक से बड़ी खबर। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल करेंगे रिव्यू मीटिंग। तमाम जिला हुक्काम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दिल्ली में सेक्रेटरिएट में होगी ये मीटिंग। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन भी होंगे इसमें शामिल। मीटिंग के बाद 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुमकिन है। आपको बता दें इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस के ताल्लुक से बड़ी खबर है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल करेंगे रिव्यू मीटिंग। तमाम जिला हुक्काम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दिल्ली सेक्रेटरिएट में होगी ये मीटिंग। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन भी इसमें शामिल होंगे। मीटिंग के बाद 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस के ताल्लुक से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज रिव्यू मीटिंग कर सकते हैं। तमाम जिला हुक्काम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। दिल्ली सेक्रेटरिएट में ये मीटिंग होने वाली है। नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया और वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन भी इसमें शामिल होंगे। मीटिंग के बाद आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में अब तक 110 मामलों की तस्दीक हुई और उनमें सबसे ज्यादा 30 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान समेत दीगर रियासतों में भी कोरोना वायरस के मामलों की तस्दीक हुई है। मरकजी हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तदबीरें कर रही है। इसी सिलसिले में आज मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन की सदारत में वज़रा ग्रुप की मीटिंग है, जिसमें सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। महाराष्ट्र में भी वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मीटिंग तलब की है। इतवार को PM मोदी ने सार्क ममालिक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। इन्होंने $1 करोड़ के फंड का भी ऐलान किया। दुनिया भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। भारत में भी कोरोना का कहर काफ़ी जोरों पर है। जगह जगह राज्यों से खबरें आ रही हैं, लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं। साफ तौर पे इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के पटेल चौक पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि जो आवाजाही है, लगातार यहाँ पर ज़्यादा तौर पे भीड़ देखी जाती थी, मगर यहाँ पर अब भीड़ थोड़ी कम देखने को मिल रही है। साफ तौर पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने वाले लोग मजबूर हैं, इसलिए वो घरों से निकल रहे हैं, मगर बाकी लोगों की बात करें तो वो अपने आप को घरों के 4 दीवारी में ही कैद कर कर बैठे हुए हैं। क्योंकि भीड़ वाली जगह से अपने आप को बचाना है। कोरोना को अगर धोना है तो हाथ भी धोना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना,
मास्क लगाना। और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर लोग सतर्क हैं, सचेत हैं, अपने आप को प्रिकॉशन पूरी तरीके से रखा हुआ है, चेहरे पे मास्क है और भीड़ वाली जगह से अपने आप को बचाने की कोशिश है। मगर पूरे देश की बात करें, भारत के कोने कोने की बात करें तो अलग अलग राज्य से खबरें आ रही हैं और कब तक ये महामारी चलेगी और क्या इसका कोई इलाज बाहर निकल के सामने आ पाएगा, क्योंकि इन सभी घटनाओं में कहीं ना कहीं लोगों को भय का माहौल पैदा कर दिया है। लोग भय से पूरी तरीके से पीड़ित हैं, लोग डरे हुए हैं कि आखिर कोरोना से कैसे बचा जाए। तो साफ तौर पर भीड़ भाड़ वाली जगह से आप अपने आप को बचा कर रखें, लगातार सैनिटाइजर से हाथ धोएं और मास्क का इस्तेमाल करें। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। ईरान से एक और खुसूसी तैयारी के जरिए 53 हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान लाया गया। तेहरान और शिराज से इन अफराद को वापस लाया गया है। इसमें 52 तलबा और एक टीचर शामिल है। इन सभी की स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पर की गई। स्क्रीनिंग के बाद इन सभी को आर्मी के एरिया में बनाए गए वेलनेस सेंटर ले जाया गया है। इससे कबल भी ईरान से 2 तैयारों के जरिए 236 हिंदुस्तानियों को वापस लाया गया था। इस तरह ईरान से अब तक 390 हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाया जा चुका है। ईरान में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा अफराद की जान ये मौलिक वायरस ले चुका है। अब तक ईरान में हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 700 से तजावुज कर गई है। इसी अरसे में 1200 से ज्यादा नए मामले रोशनी में आए हैं। ईरान में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 14,000 के करीब पहुंच गई है। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी लगा रखी है, जिसकी वजह से वहां गैर मुल्की तिब्बी इमदाद नहीं पहुंच पा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।